फ्रेंड्स, जो अभी आपने वीडियो देखा राज्यसभा का, तो अभी 3 न्यू बिल्स पार्लियामेंट में पास हुए हैं, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, और साथ साथ में अभी राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी गए हैं। तो अब ये बिल बनना केवल बाकी है और ये जल्द ही गेस्टेड नोटिफिकेशन आ जाएगा विद इफेक्टिव डेट और इसके बिल बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस 3 न्यू लेबर कोड पे डिस्कस करेंगे कि क्या है और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का और ये क्यों बनाया गया। तो हम आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में घंटी के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नए वीडियो मैं अपडेट करूं या अपलोड करूं, किसी भी तरीके का रिलेटेड, पेरोल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, कंप्लायंस रिलेटेड या एक्सेल रिलेटेड, तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, और साथ साथ में और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करना और साथ साथ में अपने कॉन्टेक्ट्स में, अपने रेफरेंसेस में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि अगर ये वीडियो जितना आप शेयर करोगे उतना ही बेनिफिट होगा, लोगों को इस कोड के वेजेस के बारे में अधिक से अधिक मालूम चलेगा और क्लियरिटी होगी। तो मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियोस में आपको इस जो कोड ऑफ वेजेस में जो 3 लेवल कोड जो पास हुए हैं पार्लियामेंट में और राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो चुके हैं, तो उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताया हूँ, हर एक पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं 3 लेवर्स कोड। फ्रेंड्स, जो 3 न्यू लेबर कोड बिल 2020 ये अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है और इस पे ही हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो इस लेबर कोड में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री में जाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट पर्पज टू रिप्लेस 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉ विथ 4 कोड्स इन 2019। मीन 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्पज था कि जो उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 29 जो अभी के लेबर लॉ है, एक्टिव है, उनको 4 कोडेट्स में चेंज करना था। वो कोडेट्स थे वेज कोडेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल्स, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल्स और लास्ट ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो वेजेस कोडेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल्स, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था, द ऑब्जेक्टिव इज टू सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज लेबर एडमिनिस्ट्रेशन। मींस इनका जो ऑब्जेक्टिव था इसके पीछे, कि अगर आप ध्यान दो ना, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अप्रोक्सीमेटली 29 लेबर लॉ है, अभी एक्ट है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करो तो देयर आर 200 लेबर एक्ट है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ बहुत हौच पौच है और बहुत ही कंफ्यूजन हमेशा रहता है, एक रायता फैला हुआ रहता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 2019 में जो 29 इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो एक्ट है उनको मॉडर्नाइजेशन करके आधुनिक करने के लिए, जो श्रमिक के अंडर पे जो आते हैं, जो लेबर एक्ट पूरे हैं 20, उनको सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज करने के लिए ये कोड ऑफ वेजेस लाए, जिनमें ये 4 कोडेड थे: वेज कोडेड कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल, कोड एंड सिक्योरिटी बिल, सोशल सिक्योरिटी बिल, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। और हम अगर वेज कोडेड की बात करें तो इट वाज पास्ड इन राज्यसभा ऑन अगस्त 2, 2019 एंड लोकसभा पास्ड द बिल ऑन जुलाई 30, 2019। मींस जो एक्चुअली इस जो 4 कोड को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में लास्ट ईयर जुलाई में ही लाए थे, बट उन 4 कोडेड में केवल वेज कोड ही वहां पास हो पाया था, बट अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट वो पार्लियामेंट में पास हो चुका है। तो इट वाज वेज कोड जो पास हुआ था लोकसभा में 30 जुलाई को 2019 और राज्यसभा में 2 अगस्त 2019 को पास हुआ था, जो वेज कोडेड है। अभी हम 3 बिल्स की बात करेंगे आगे। तो द बिल रिप्लेस 4 फ्लोइंग करंट लॉ, मतलब जो करंट एक्ट है जो अभी यहाँ पे दिख रहा है, इन चारों एक्ट को मिला के वेज कोडेड बने। मींस कौन सा एक्ट है? मिनिमम वेजेस एक्ट,
पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो इन 4 एक्ट में जो भी थे इनके अमेंडमेंट करके नोटिफिकेशन करके वेज कोडेक्स बनाए हैं, और जो ये पहले ही हमारे दोनों पार्लियामेंट में पास हो चुके थे और इसको इम्प्लीमेंट होना अभी बाकी है, और ये साथ में ही इम्प्लीमेंट होगा जो 3 लेबर कोड है। थोड़ी सी हिस्ट्री और हम चलते हैं, तो अगर देखें तो इन 2019 द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस्ड 4 bills to consolidate 29 central law. These codes regulate wages. This code regulate first wages, second industrial relation, third social security, and fourth occupation safety, health and working condition. Means ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन जो लेबर एंड मंत्रालय है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो मंत्रालय है, उन्होंने इस 4 बिल को इंट्रोड्यूस किया था, पेश किया था 2019 में जो 29 सेंट्रल लॉ है उनको कंसोलिडेट करने के लिए किया था। जो कोड्स थे, जो 29 सेंट्रल लॉ को जो 4 कोड्स में लाए हैं, वो वेजेस कोड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन। While the code on wages 2009 has been passed by parliament, अभी जैसे मैंने बताया आपको अभी कि जो कोड ऑफ वेजेस था वो ऑलरेडी पास हो चुका है पार्लियामेंट में 30 जुलाई को राज्यसभा में, और 2 अगस्त 2019 को 13 जुलाई 2019 को लोकसभा में, और 2 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पास हो गया था। और बिल्स ऑन अदर 3, मतलब इसको कोड ऑफ वेजेस को छोड़ के जो अदर 3 है आर वर रेफर टू द स्टैंडिंग कमेटी ऑन द लेबर। मीन्स उसमें कुछ कमियां थी, कुछ अमेंडमेंट थे, उस बिल में कुछ चेंजेस करने थे, उसके लिए एक कमेटी बनाई गया और उस कमेटी को रेफर किया गया स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर। और स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या था, उस पर पूरा रिसर्च करके R&D करके उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना कि क्या अमेंडमेंट होना चाहिए और क्या सही है, क्या चेंज कर सकते हैं। तो द स्टैंडिंग कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन ऑल 3 बिल्स। जितने भी 3 बिल्स थे, मीन्स सेकंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी बिल, इंडस्ट्रियल सोशल सिक्योरिटी बिल एंड ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इन 3 बिल्स में जो भी अमेंडमेंट थे उसको स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया गया, और स्टैंडिंग कमेटी अपना रिसर्च करके उस पर R&D करके पूरी चीजों को देख के कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 3 बिल्स। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया द गवर्नमेंट को, और द गवर्नमेंट नाउ हैज रिप्लेस्ड दिस 2019 बिल्स विद द न्यू वंस। मींस जो 3 बिल थे उसको रिप्लेस कर दिया 2020 में नए बिल के साथ, क्योंकि उस बिल में अमेंडमेंट हो गया, उस बिल का कोई मतलब ही नहीं था, तो एक नया बिल बन गया। इन बिल्स को 2020 में एक नए बिल में रिप्लेस कर दिया बाय इनकॉर्पोरेटिंग सर्टेन चेंजेस, जो भी चेंजेस करके एज ए रिकमेंडेड बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। जो कमेटी पार्लियामेंट्री से बनी थी, जो उनका रिकमेंडेड था, उसको सर्टेन चेंजेस करके नए बिल को बना दिया गया 2019 से रिप्लेस करके। अब एक और ध्यान देने वाली चीज है कि ऑफ द 233 रिकमेंडेशन, मतलब जो स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने 233 रिकमेंडेशन दिए थे चेंजेस के, उनमें से 74% ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो 233 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे ना सजेशन कि इसको आप अमेंडमेंट करो, इसको चेंज करो इस बिल्स में, उनमें से 74% अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके उसको चेंज करके नए बिल में पेश किया 2020 में। पेश किया और इन द लोकसभा एंड Rajya Sabha. So the Lok Sabha has passed this 2020 bills on 22nd September and the Rajya Sabha in its sitting on 23rd September. Bills जो अमेंडमेंट 2019 बिल था उसको जो स्टैंडिंग कमेटी ने अमेंडमेंट कराया, उसके 74% सर्टेन चेंजेस करने के बाद उस बिल को लोकसभा में 22nd सितंबर को पास हुआ और 23rd सितंबर को राज्यसभा में पास हो गया। देन ब्रदर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस ने उसका एक नोटिफिकेशन इशू किया इन द गेजेट ऑफ द वाइट नोटिफिकेशन, वाइट किया गेजेट ने नोटिफिकेशन इशू किया, नोटिफाइड किया था इन कैनमेंट ऑफ द 3 कोर्ट्स, इस कोर्ट्स के बारे में ऑन रिसीविंग द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द 28 सितंबर। मींस 28 सितंबर को प्रेसिडेंट की तरफ से भी कंफर्मेशन आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने लॉ एंड जस्टिस ने उसको नोटिफाइड किया
नोटिफिकेशन इन द गेस्टेड के थ्रू किया, बट विद दिस इसके साथ लाइक द कोड ऑन पेजेस और पेजेस कोडेड को ऑल दिस थ्री कोडेड जो तीन कोडेड है वुड बी मेड इफेक्टिव बाय सेपरेट नोटिफिकेशन। उसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन भी आएगी, गेस्टेड नोटिफिकेशन इन द गेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक गेस्टेड नोटिफिकेशन आएगी एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस। मींस अलग अलग डेट भी हो सकते हैं इन एक्ट्स के लिए। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी ये राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया, साथ साथ में राष्ट्रपति की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गया, तो अब उसको गेस्टेड नोटिफिकेशन दिया, नोटिफाइड किया, बट उसके साथ कोड ऑफ पेजेस ऑल दिस कोडेड वुड बी मेड इफेक्टिव बाय सेपरेट नोटिफिकेशन। इनका सेपरेट नोटिफिकेशन भी आएगा जो एक्ट बन के आएगा, जो फिर वो कानून बन जाएगा, लेबर लॉ बन जाएगा, जो इसका हमें आगे से फॉलो करना होगा जो भी गवर्नमेंट बताती है उसके बाद। जो अभी हम बात करेंगे, जो हमने बोला था 3 न्यू लेबर कोड बिल 2020 जो हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ, जो अभी के लेटेस्ट न्यूज है 1 वीक बैक में पास हुआ, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल और ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। तो हम अभी फिलहाल इन तीन पे बिल बात करेंगे। कोड ऑफ पेजेस तो पुराना था, पास हो चुका, और आई थिंक सबको उसके बारे में पता होगा, नहीं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो उसके लिए भी बनाए हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी इन तीन बिल्स की जो बात कर रहे हैं तो उनके एक स्टेप को हम नहीं तो बता सकते क्योंकि बहुत बड़ा है, बट उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए उस पर हम अभी कैप्चर कर लेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020 जो अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है, ये द बिल रिप्लेस 3 करंट लॉ, 3 करंट लॉ को रिप्लेस करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल। क्या क्या है? द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। मींस ये 3 जो एक्ट हैं अभी करंट में चल रहे हैं, इनको रिप्लेस करके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल बन जाएगा 2020। और इनके इस कोड के तहत जो चेंजेस हुए हैं उस पर कुछ मेजर पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट, प्रीवियसली एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 एक्ट, forming service rule for workman was compulsory for employee if hire equal or more than 100 employee। means इसका ये कहने का जो पहले होते थे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के तहत एक फॉर्मिंग सर्विस रूल बनाना होता था आपको, एम्प्लॉयर को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, और वर्कमैन के लिए वाज कंपलसरी था जब किसी भी कंपनी में 100 या 100 एम्प्लॉय से ज्यादा हायर हो जाते थे, काम करते हैं, तो इसको इंक्रीज किया गया इस लिमिट को। दिस लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 300 वर्कमैन एज पर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। जो ये नया कोड है इसके तहत ये 300 कर दिया गया। मींस अब आप अगर 200-250 एम्प्लॉय आपके पास है तो उसके लिए आपको कोई रूल नहीं बनाना होगा, आपको कोई फॉर्मल रूल नहीं बनाना होगा, फॉर्मल सर्विस रूल नहीं बनाना होगा। आप कभी भी किसी को हायर कर सकते हो, किसी को फायर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और उसके लिए कोई फॉर्मल सर्विस रूल नहीं होगा। बट अगर आपके वर्कमैन 300 प्लस हो जाते हैं तो उस केस में आपको एक फॉर्मल सर्विस रूल इंप्लीमेंट करना होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और उसके अनुसार आपको चलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ द कंडक्ट एनी स्ट्राइक to employer is mandatory if proceeding going on in any tribute and also to give 60 days notice period if the proceeding concluded। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, now to conduct any strike to employers is mandatory if proceeding going on in any tribute and also to give 60 days notice period if the proceeding is concluded। means अब किसी भी हड़ताल का संचालन करने के लिए नियोक्ता के लिए अनिवार्य है। मीन्स कोई भी अगर एम्प्लॉय कोई भी हड़ताल करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि किसी भी मतलब 60 दिन की उसको नोटिस देनी पड़ेगी पहले से। 60 दिन की नोटिस अवधि के लिए यदि कोई कार्रवाई करनी है, समाप्त भी करनी है और कोई हड़ताल करनी है तो उसको 60 दिन पहले नोटिस देना होगा अब एम्प्लॉयर को इस कोड के तहत।
थर्ड पॉइंट है हमारा टू reskill reindigent worker employer will contribute worker last draw 15 days pay means to reskill retrenched worker employer will contribute worker last draw 15 days pay means सेवानिवृत्त श्रमिकों को इसकी हिंदी जो बनेगी सेवानिवृत्त श्रमिकों को रीस्किल करने के लिए नियोक्ता कर्मचारी को अंतिम 15 दिन की वेतन में योगदान देना होगा। मीन्स अगर किसी भी एम्प्लॉय को रीहायर करते हो, उसको रीस्किल करते हो, तो उसके अंतिम जो लास्ट ड्रॉ जो सैलरी है उसकी 15 दिन की सैलरी तो आप इसके ऊपर रीस्किल के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे, योगदान देना पड़ेगा या खर्च करना पड़ेगा इनके रीस्किल करने के लिए, इनको फिर से इनको इनके ट्रेनिंग के लिए और इनको स्किल्स इनकी गेन करने के लिए। अब इसके बाद है नेक्स्ट कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल्स। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल्स और अंडर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल्स में ये 9 एक्ट जो करंट अभी है 9 एक्ट है, ये 9 एक्ट आते हैं। द बिल्स रिप्लेस ऑफ द फॉलोइंग 9 करंट लॉ। जो हमारे 9 अभी 9 करंट लॉ है इनको रिप्लेस करके कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी बिल्स बनेंगे। उसमें जो 9 एक्ट आते हैं द एम्प्लॉइज कंपोजिशन एक्ट 1923, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, the payment of the gratuity act 1972, the employee state insurance act 1948, the client workers welfare act 1981, the employees provident fund act 1952, the employment exchange act 1959, the maternity benefit act 1961 और the building and other construction workers act 1996। मीन्स ये जो 9 एक्ट हैं, जो 9 करंट लॉ है लेबर लॉ के, इसको रिप्लेस करके कोड ऑन सोशल एंड सिक्योरिटी बिल 2020 में ये सारे आएंगे। इसमें से बहुत से ऐसे एक्ट हैं जिसके रूल्स और रेगुलेशन को अभी इस कोड्स में चेंज नहीं किया गया, सेम रखा गया, बट कुछ कोड्स में कुछ जगहों पे चेंज किया गया। तो उसके मेजर पॉइंट्स पे अभी हम डिस्कस कर लेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड विच शैल रिकमेंडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फॉर्मेटिंग सुटेबल स्कीम फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड गिग वर्कर्स टेम्परेरी वर्कमैन। जो गिग वर्कर्स होते हैं ना, टेम्परेरी वर्कमैन होते हैं। गिग वर्कर्स का मतलब टेम्परेरी वर्कमैन लाइक ऑनलाइन डिलीवरी बॉय, वेब हेल्पर, और जो भी जैसे आप अगर ध्यान दो तो स्विगी से जो डिलीवरी करता है, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, या हमारे फ्लिपकार्ट ग्रोवर्स जो डिलीवरी करते हैं, सारे गिग वर्कर होते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एस्टैब्लिश रिकमेंडेड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन सारे एम्प्लॉइयों के लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड एंड गिग वर्कर्स हैं, जिनका अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, इनके लिए एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, जहां से फॉर्मलाइज होगा इनके अनऑर्गेनाइज्ड और गिग वर्कर्स के लिए। ठीक है। देन सेकंड, सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स। Also, aggregated employing gig workers will have to contribute 1 to 2% of their annual turnover for social security of workers. Means social security for gig workers, unorganized workers. Means अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर जो इन एम्प्लॉय को गिग वर्कर्स को एम्प्लॉइंग दे रहा है, मीन्स एम्प्लॉय मतलब जॉब दे रहा है या अपने जॉब पे रख रहा है, तो ऐसे एम्प्लॉयर को अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% उनकी सिक्योरिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर, सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स और सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स पे खर्च करने पड़ेंगे। मींस अगर कोई भी गिग वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को एम्प्लॉय दे मतलब काम दे रहा है और काम उसकी कंपनी में कर रहा है, तो ऐसे एम्प्लॉयर को अपने टर्नओवर का 1 से 2% का कंट्रीब्यूशन उनके सोशल सिक्योरिटी पे करना होगा। Third, establishment working is a hazard sector would mandatory be linked with the SIC even if there is only one worker
working on it मीन्स अभी तक जो ये सही एक्ट करता है, ये सही एक्ट करता है कि जहाँ पे 10 लेस देन 10 वर्कर्स मतलब 10 एम्प्लॉय हुआ 10 एम्प्लॉय से ज्यादा हो तब आप ये SIC के तहत आपको लिंक करना होगा, ये SIC का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। बट इस कोड ऑफ पेजेस में ये बोला जा रहा है जहाँ पे हैजार्ड सेक्टर्स मीन्स जो खतरनाक के जैसे जॉब होते हैं, जैसे लोग माइनिंग में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं और कोई भी ऐसे डेंजरस काम जहाँ पे जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी भी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसे हो जहाँ पे खतरनाक डेंजरस काम हो, उस सेक्टर्स में आपको अगर एक एम्प्लॉय भी है तो आपको ये SIC से लिंक करना होगा। इस कोड ऑफ पेजेस के अंदर ये आता है, जबकि ये हमारे SIC एक्ट में नहीं था। देन also the option for becoming member of SIC has prescribed to the establishment with the less than 10 worker. This option was not made available in the SI Act. Means अब एक ऑप्शन इस कोड ऑफ पेजेस में ये ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉय से भी कम है तो आप ये SIC एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और SIC एक्ट के तहत एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो अपना ऑर्गेनाइजेशन का। बट ये ऑप्शन ये SIC एक्ट में नहीं था, इस कोड ऑफ पेजेस में आप करा सकते हो ये SIC अगर 10 एम्प्लॉय से भी कम है तो एस्टेब्लिशमेंट करा सकते हो। EPOSO coverage would be applicable on all establishment having 20 workers or more. At present, it was applicable only on establishment including in the schedule to the EPF and MP Act. मीन्स अब जो EPF का कवरेज होगा वो आप कहीं भी 20 या 20 से वर्कर से ज्यादा है having at present it was applicable किसी भी सेक्टर में आप कर सकते हो। और ये जो अभी तक था it was applicable only for establishment including the schedule to the EPF and MP Act। जो EPF and MP Act के तहत था उसी में ये एप्लीकेबल था। बट अब ये सारे सेक्टर्स में एप्लीकेबल होगा, चाहे वो इस एक्ट में हो चाहे न हो, वो EPFO's कवरेज वुड बी एप्लीकेबल, वो कवरेज उनके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, नेक्स्ट ये SIC एक्ट के बारे में जो अभी हम सब बहुत लोग डिस्कस कर रहे थे कि मतलब मार्केट में ऐसा था, लोग डिस्कस कर रहे थे ये SIC एक्ट और जो हमारे ग्रेजुएटी एक्ट के तहत की ग्रेजुएटी एक्ट के ड्यूरेशन कम हो जाएंगे, कैलकुलेशन चेंज होंगे इस कोड ऑफ पेजेस में। बट क्या चेंजेस हुआ है, कैसे क्या हुआ है, अभी हम इस पे एक छोटा सा पॉइंट पर आया हूँ, उसमें अभी हम डिस्कस करते हैं। Provision of the gratuity has been kept unaltered from the present payment of gratuity act, whether it with respect to the applicable gratuity act। जो present gratuity act है उसको gratuity act के तहत हटा दिया गया है और इन चाहे और जो reactive employee है उनके लिए अभी वही केस रखा गया है कि जो सेम है 5 साल के लिए, बट कुछ चेंजेस हुए हैं लाइक इन दिस केस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट या this is the employer shall be paid gratuity on prorated basis and not on the basis of the continuous service of 5 years। मींस अगर कोई एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड टर्म पे काम नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है या डिसीजन या किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है, उस केस में ग्रेजुएटी जो प्रोरेटेड बेसिस पे पे करना पड़ेगा, नहीं कि उनके कंटिन्यूअस सर्विस 5 साल करने पे। ठीक है। दूसरे जो अमेंडमेंट हुआ एंड द एलिजिबिलिटी फॉर द ग्रेजुएटी फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट, द एलिजिबिलिटी पीरियड हैज बीन इंप्रूव्ड टू द 3 इयर्स फॉर ऑफ द सर्विस इंस्टेड ऑफ 5 इयर्स। मीन जो पत्रकार होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, उनकी जो ग्रेजुएटी की जो ड्यूरेशन है उसको 5 साल से 3 साल कर दिया गया है इंप्रूव करके। मींस ग्रेजुएटी एक्ट के तहत जो चीजें था उनको अपडेट करके इसमें 2 अमेंडमेंट किया है। फर्स्ट की अगर कोई भी फिक्स्ड एम्प्लॉय है उनको प्रोरेटेड करके आपको देना पड़ेगा, टर्म एम्प्लॉयमेंट अगर कोई है तो, या डिसीज एम्प्लॉय है कोई किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में एम्प्लॉयर शैल पे ग्रेजुएटी और प्रोरेटेड। एम्प्लॉयर को ग्रेजुएटी जो देना होगा प्रोरेटेड पे देना होगा ऑन बेसिस एंड नॉट ऑन द बेसिस कंटिन्यूअस सर्विस फॉर 5 इयर्स। इन 5 साल की सर्विस तक इंतजार नहीं करना होगा, 5 साल की सर्विस के बाद नहीं देना होगा। इसको यहाँ पे नहीं माना जाएगा इन केसेस में, 2 केसेस में, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में या डिसीजनल एम्प्लॉय में। सेकंड, एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेजुएटी ऑफ द वर्किंग जर्नलिस्ट, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, उनको 3 साल के बाद भी ग्रेजुएटी दे सकते हैं जब वो जॉब छोड़ते हैं या कोई कंडीशन होता है तो। ठीक है। उसके बाद पेनल्टी ऑफ द वेरिएंट ऑप्शंस अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड हैव बीन इंक्रीज्ड मैनफोल्ड
टू एट द डिटरमिन, यहाँ पे मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, पर बहुत से ऐसे पेनल्टीज हैं जिनको इस कोड के तहत इंक्रीज कर दिया गया है। अगर सपोज दैट कहीं भी अगर 5000 आपको देना था किसी के डिफॉल्टर होने में, या कहीं भी सपोज दैट पीएफ जमा के एसआई नहीं रेमिट किया, तो उस केस में यहाँ पे पेनल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया है। Under the Social Security Code, the approximately government may appoint inspector come facilitator to inspect establishment covered by the code and advise employer and employee on compliance with the code. Means इस Social Security Code के तहत जो गवर्नमेंट है में अपॉइंट, गवर्नमेंट एक इंस्पेक्टर और फैसिलिटेटर कम फैसिलिटेटर अपॉइंट कर सकता है इंस्पेक्ट एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड बाय द कोड, जो इस कोड के तहत इंस्पेक्ट कंपनी आती है एंड एडवाइज टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर टू कंप्लाइंस, मतलब एडवाइज करने के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स को कंप्लाइंस विद द कोड, इस कोड के लिए। तो बस इस कोड में इतनी चीजें थी। तो मैं एक बार फिर से जो सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर जो चीजें चेंजेस हुए हैं, तो सबसे पहले एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनेंगे। सेकेंड, सोशल सिक्योरिटी ऑफ गिग वर्कर्स जो होंगे उनमें 1 से 2% एम्प्लॉयर को खर्चा करना पड़ेगा उनके टर्नओवर के बाद। तीसरा, एस्टेब्लिशमेंट वर्किंग हैजार्ड्स, कोई अगर कोई ऐसा काम जो हैजार्ड सेक्टर्स में हो, खतरनाक जगह पे काम कर रहा हो, वहाँ एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉय हो, तो एसआईसी के अंदर उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। चौथा, एसआईसी में पहले ये ऑप्शन नहीं था कि 10 एम्प्लॉय से कम हो तो आप एसआईसी से लिंक कर सकते हो, बट ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है कि 10 से भी कम हो तो आप एसआईसी के अंदर आ सकते हो। और फिफ्थ, ईपीएफओ कवरेज, उनकी जो ईपीएफओ का कवरेज था वो केवल उनके लिए था जो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के तहत शेड्यूल, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के तहत शेड्यूल थे, जो रजिस्टर्ड थे, उन्हीं वहीं पर 20 या 20 वर्कर से ज्यादा होता है उनके लिए ईपीएफओ कवरेज अनिवार्य था। बट ये अब सबके लिए होगा, चाहे वो एक्ट उसके तहत शेड्यूल्ड है या नहीं है, इंक्लूड है या नहीं है। ठीक है। देन उसके बाद ग्रेजुएटी एक्ट में 2 चेंजेस हुआ है। पहला कि कोई फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट है और या डिसीज एम्प्लॉय है, तो उनका जो ग्रेजुएटी पे करना है वो प्रोरेटेड बेसिस पे करना होगा, नॉट ऑन बेसिस ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ द 5 इयर्स। सेकंड, कोई भी पत्रकार या जर्नलिस्ट की वर्किंग अगर 3 साल कर लेता है कंप्लीट, तो ग्रेजुएटी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। उसके बाद पेनाल्टीज ऑफ वेरियंस, पेनाल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया है। लास्ट, अंदर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, एक इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर को मतलब बैठा सकता है इंस्पेक्टर कवर के अंदर जो कोड पे आता है, वो एडवाइज करने के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए जो कंप्लायंस विद द कोड, जो कंप्लायंस को एडवाइज करने के लिए। तो ये था जो हम सबके लिए मेन काम है, जो स्पेशलिस्ट जो पेरोल सेक्टर्स के हैं और जो कंपनीज में काम कर रहा है, तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी एक्ट थोड़ा ज्यादा महत्व रखता है। बट उसके बाद जो थर्ड चेंजेस था, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। फ्रेंड्स, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन इज वेरी मोस्ट, एज ए एम्प्लॉय अगर वर्कर हो बहुत ही जरूरी है। इसके अंदर बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं और इस बिल में टोटल 13 फ्लोइंग करंट लॉ को कवर किया गया है। वो कौन कौन से हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट है द फैक्ट्री एक्ट 1948, उसके बाद प्लांट एंड लेबर एक्ट, द माइंस एक्ट 1952, fourth the working journalist and other newspaper employees act 1955, then the working journalist act 1958, then the motor transport workers act 1961, then the Vedi and Cigar workers act 1966, then the contact labor act 1970, then the sales promotional employee act 1976, then sign workers and cinema theater workers act 1981। उसके बाद है द इंटर, सॉरी स्लाइड आगे चला गया। उसके बाद हमारा था 11th नंबर पे द इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट 1979, इसके अंदर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस। उसके बाद है द डॉक वर्कर्स एक्ट 1986 और लास्ट है द बिल्डिंग एक्ट एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। मींस
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन जो कोड है 2020, इसके अंदर जो अभी फॉलो जो करंट लॉ है 13 लॉ को कॉन्सोलिडेट करके एक कोड बना है ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इसके तहत बहुत चीजें अमेंडमेंट हुई है, कुछ जगह पे हुई है, कुछ जगहों पे नहीं हुई है, बट ये सारे एक्ट अब जब बिल ये पास हो जाएगा, गैजेट नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो तो ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के अंडर हो जाएगा। और इसमें जो मेजर्स पॉइंट्स हैं, जो चेंजेस हुए हैं, जैसे फर्स्ट इंक्लूजन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर इन द डेफिनेशन ऑफ वर्कर। मींस जो इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर का जो डेफिनेशन था वो चेंज हुआ है। इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर आर डिफाइंड एज द वर्कर्स हु हैज कम ऑन हिज ऑन फ्रॉम वन स्टेट एंड obtained employment in another state earning up to 18,000 a month, जिसका 18,000 तक है सैलरी, उसी को इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कर बोलेंगे। 18,000 से ऊपर होगा तो नहीं बोलेंगे। देन प्रपोज्ड जर्नी अलाउंस, प्रपोज्ड जर्नी अलाउंस ए लंप सम अमाउंट ऑफ द फेयर टू बी पेड, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर जर्नी ऑफ द वर्कर टू हिज हर नेटिव प्लेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ द हिज हर एम्प्लॉयमेंट। मीन्स प्रपोज जर्नी अलाउंस आपको वर्कर को देना होगा उसके नेटिव प्लेस से लेकर उसके वर्क प्लेस ऑफ वर्किंग, जहां वो काम कर रहा है वहां से लेकर उसके नेटिव प्लेस तक, अगर उसको एम्प्लॉयर की तरफ से एक लमसम अमाउंट पे करना होगा। थर्ड, टू प्रमोट फॉर्मलाइजेशन issuing of a appointment letter mandatory by the employer of an establishment, means एम्प्लॉयर की एक मैंडेटरी है कि वो अपने वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर इशू करे। इस कोड की वजह से इस कोड के तहत ये चीजें अनिवार्य है, कंपलसरी है। देन पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स एंड स्टेट माइग्रेट वर्कर हैज बीन प्रोवाइडेड विद द पोर्टेबिलिटी टू अवेल बेनिफिट टू द डिस्ट्रिक्ट स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ राशन एंड अवेलिंग अदर बेनिफिट्स। मींस जब कोई माइग्रेट वर्कर्स है हैज बीन प्रोवाइडेड विद द पोर्टेबिलिटी अवेल बेनिफिट्स, उनको एम्प्लॉयर की तरफ से पोर्टेबिलिटी अवेल बेनिफिट मिलेगा, लाइक राशन एंड राशन और अदर बेनिफिट्स, और भी बहुत चीजें जो प्रोबेबिलिटी बेनिफिट्स के अंदर आती है। देन कोड हैज बीन ड्रॉप्ड, 5th नंबर पे है ये कोड जो है हैज बीन ड्रॉप्ड अर्लियर प्रोविजन फॉर टेम्परेरी अकोमोडेशन फॉर द वर्कर नियर वर्क साइट। मीन जो पहले था वर्कर के लिए कि वर्क साइट के आसपास उन्हें एक टेम्परेरी अकोमोडेशन मिलना दिया जाता था, बट इस कोड के तहत इसको ड्रॉप कर दिया गया है। मीन्स अब वर्कर को ये कंपलसरी नहीं है कि अपने वर्क साइट के पास उन्हें टेम्परेरी अकोमोडेशन दिया जाए, जो इस कोड में उसे ड्रॉप कर दिया गया। देन टू एम्प्लॉय वुमेन इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स, they can work at night that is beyond 7 PM and before 6 AM। मीन्स अब कोई भी वुमेन मतलब कि वर्कर है, वुमेन औरत है, उसको एम्प्लॉय मतलब वर्क कर सकता है बियॉन्ड 7 PM, 7 बजे के बाद, 6 बजे के पहले, बट इसके लिए कुछ कंडीशन है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन रिलेटिंग टू सेफ्टी। एम्प्लॉयर को सेफ्टी, हॉलीडे, वर्किंग आवर्स एंड देयर कंसर्न। मीन्स एम्प्लॉय के कंसल्टेंट के बाद उनके वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स देखना होगा, उनको हॉलीडे देना होगा, देन उनकी सेफ्टी के पूरे इंतजाम हो, उसके बाद ये वुमेन्स नाइट में काम कर सकते हैं 7 बजे के बाद और 6 बजे के पहले, जो इस कोड में है, जो प्रीवियस ये एप्लीकेबल नहीं था प्रीवियस एक्ट में। Then the government allowed a single license for staffing firm to hire workers on contract across different locations instead of multiple license needed earlier। Means गवर्नमेंट ने अलाउ किया है स्टाफिंग फर्म को कि अगर वो वर्कर्स को हायर करता है तो उसको डिफरेंट टाइप के लाइसेंस नहीं लेने होंगे, मल्टीपल लाइसेंस नहीं लेने होंगे, वो एक लाइसेंस से कहीं भी अपने वर्कर्स को हायर कर सकता है और उस पर काम कर सकता है। Then it has been increased the threshold limit of contractor employee from 20 to 50 under this code। इस कोड के तहत 20 से 50 कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉई की लिमिट, जो उनके रूल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो हम फॉलो होता है, जो 20 था उसको 20 से 50 कर दिया गया है। Last, the Factory Act 1948 defines as a manufacturing unit as a factory if it employs 10 workers and use electricity, yeah, 20 workers without using electricity power। Means जो Factory Act
जो डिफाइन बताता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऑर्गेनाइजेशन को। आप फैक्ट्री एक्ट तब बोल सकते हो जब वहां पे कम से कम 10 वर्कर्स काम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से यूज करके, या 20 वर्कर काम करते हो बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज किए, तब उसको हम फैक्ट्री एक्ट के तहत उसको बेनिफिट्स मिलता है, अदरवाइज नहीं। जिसको अब इंक्रीज कर दिया गया है इस कोड में 20 और 40 से, मीन्स अगर आपके पास 20 एम्प्लॉय है, 20 से कम एम्प्लॉय है और बिना इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आप फैक्ट्री एक्ट के तहत नहीं मिलेगा। तो आपको 20 और 40 से ज्यादा एम्प्लॉय होगा तो आपको फैक्ट्री एक्ट के तहत आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 न्यू लेबर कोड बिल थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020, और इसके साथ साथ जो लास्ट ईयर पास हो गया था पार्लियामेंट से वेज कोड। तो आई थिंक वेज कोड पे अभी हम उतना डिस्कस नहीं किए, बट हम ये 3 कोड पे, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020, तो हमें मैं आशा करता हूं कि आपको इन चीजों पे क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा अगर कुछ भी होगा कंफ्यूजन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। बस लास्ट जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ साथ में घंटी के बटन पे प्रेस करिए। और फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, जाते जाते एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो 3 न्यू लेबर कोड पेजेस जो अभी पास हुए पार्लियामेंट से, साथ साथ में राष्ट्रपति से भी अब उस पर कंफर्मेशन आ गया है, जो जल्दी ही गेस्टेड नोटिफिकेशन आ जाएगा और सारे बिल्स को अमेंड हो जाएंगे और इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो अभी जो हमारे 29 एक्ट हैं ये पूरे चेंज होके 4 कोडेड पेजेस में चल जाएंगे। पेजेस कोडेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और नेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड कोर्स बिल में चेंज जाएंगे 2020, जो अभी पार्लियामेंट से पास होता। तो लास्ट में मैं होप करता हूं कि आप सबको जितना हो सका मैंने समझाया और आपको समझ में आया भी होगा। और अगर स्टिल अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो इन कोर्स पे पेजेस में, इन 3 नहीं इन 4 में किसी भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट करके सेक्शन में लिख सकते हो और देन आई विल आंसर यू एवरीथिंग। तो लास्ट में जाते जाते जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर भूल गए हो तो, और साथ साथ में चैनल के आइकॉन को भी दबा दो, बटन को प्रेस कर दो और लाइक और शेयर जरूर करो। थैंक्स, बाय, जय हिंद।